नमस्कार दोस्तों, हर संडे की तरह आपके साथ जुड़ चुका हूँ। मैं हर संडे आपसे कुछ न कुछ बैंकिंग के बारे में बात करते रहता हूँ। और नॉर्मली फ़ोकस ये होता है कि आपकी बैंक जो है, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, वो अच्छी तरह से चले, आप कोई रेगुलेटरी वायलेशन ना करे और अच्छी ग्रोथ करें। और जो नए-नए रेगुलेशंस आते हैं, उसके बारे में मैं मेरा व्यू देने की कोशिश करता हूँ। और मेरा व्यू कभी कोई फाइनल व्यू नहीं होता है, क्योंकि आपके बोर्ड को और आपके बैंक को वो डिसीजन लेना पड़ता है कि किसी भी रेगुलेटरी गाइडलाइंस के बारे में उसको कंप्लायंस किस तरह से किया जा सकता है। दैट्स व्हाट आई नॉर्मली ट्राई टू टेल। अभी बीच में मैं अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के डेटा के बारे में थोड़ा देख रहा था कि अभी पोजीशन क्या है, क्योंकि दिसंबर 24 में रिजर्व बैंक का जो ट्रेंड्स एंड एनालिसिस रिपोर्ट आता है, वो ट्रेंड्स एंड एनालिसिस रिपोर्ट अगर आप देखते हैं तो उसमें टोटल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स इन द कंट्री आर इन द रेंज ऑफ 1472, यानी 1472 बैंकें पूरे देश में थी। यानी मार्च 24 का जो नंबर आता है दिसंबर 24 में रिजर्व बैंक के ट्रेंड्स एंड एनालिसिस के रिपोर्ट में, वो 1472 थी। अभी ये 1472 बैंकें अभी पिछले 18 महीने या कह लो 20 महीने के आसपास जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, उसमें मेरा ये अंदाज़ा है कि इसमें कोई सोर्स नहीं है, ना तो कोई रिजर्व बैंक की वेबसाइट पे, लेकिन मेरा अंदाज़ा है कि ये 1455 और 1460 के बीच में रह गई हैं। ना तो कोई रिजर्व बैंक इसका डेटा पब्लिश करता है, ना कोई वेबसाइट इसकी इंफॉर्मेशन देता है, लेकिन 1455 और 60 के बीच में इस वक्त, जिस वक्त मैं बात कर रहा हूँ, उतनी बैंक्स बची है। एंड अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स आर इन द रेंज ऑफ 1455 to 1460 इज व्हाट द जजमेंट इज। थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। और इनकी ब्रांचेस जो लगभग 11,000 के करीब थी 2 साल पहले, वो 10,200 के करीब होंगी। यानी इसका मतलब ये है कि आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो 10,200 के आसपास, ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि एग्जैक्ट डाटा मिलता नहीं है। फिर भी मेरा ये मानना है कि 10,200 बैंक्स अगर देश में है, तो आज जो मैं बात करने वाला हूं, ये जो 10,200 ब्रांच चलाने वाले जो मैनेजर्स हैं, ब्रांच मैनेजर्स हैं या फिर ब्रांच के ऑफिसर्स हैं, उनके लिए आज का वीडियो है। क्योंकि मैं ये मानता हूं कि रेगुलेटरी इंस्ट्रक्शंस जो है वो बैंक को जाती है और बैंक फिर वो नीचे परकुलेट करता है। तो एज अ ब्रांच मैनेजर आपको क्या सोचना है, आपको क्या करना है, किस तरह से आपको आपकी ब्रांच चलानी है। मैं बैंक के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ब्रांच के बारे में बात कर रहा हूँ। और आपको ये देखना है कि रिजर्व बैंक के जो रेगुलेशंस आते हैं, आपको हर दिन रिजर्व बैंक की वेबसाइट को लॉगिन करके आपको देखना है कि भाई कोऑपरेटिव बैंक्स के बारे में कोई रेगुलेशन आई है या नहीं आई है। तो जो नए रेगुलेशंस होंगी उसके बारे में तुम्हारा बैंक हेड ऑफिस जो यूजुअल इंस्ट्रक्शंस देना है वो तो देते रहेगा, वो तो देगा भी। क्योंकि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स का जो बोर्ड होता है वो अलग अलग तरीके से सोचता है। अभी जो चीज़ें बदली हैं, जहाँ पे रेगुलेशन बहुत सख्त हो गया है, और ये सख्त रेगुलेशन की अगर हम बात करते हैं, तो ये जो 10,200 बंदे हैं जो ब्रांच मैनेजर करके काम करते हैं, मैं बड़े बैंकों की बात नहीं कर रहा हूँ। बड़े बैंकों में कैपेसिटी बिल्डिंग के बारे में बहुत सारी चीज़ें होती रहती है, लेकिन छोटी बैंक्स, 2 या 3 ब्रांच वाली जो बैंक्स होती है, उनके ब्रांच मैनेजर्स और ये सब पकड़ के 10,200 लोग आज देश में हैं जो कोऑपरेटिव बैंक्स की ब्रांचेस चलाते हैं। और मेरा ये मानना है कि मैं जो भी वीडियो करता हूँ वो उनके लिए तो होता ही है, लेकिन टॉप मैनेजमेंट के लिए भी होता है। लेकिन आज मैं खास आपके लिए बात करूंगा, क्योंकि अगर आप रेगुलेटरी कंप्लायंसेस और इसके बारे में अगर आप टाइट रहेंगे, आप आपकी ब्रांच जो चलाते हो, यू आर द बॉस इन द ब्रांच, वो जो चलाते हो वो रेगुलेटरी नॉर्म्स में आप किस तरह से रख सकते हो, उसके लिए आपका ध्यान विद इन ब्रांच कहाँ पे होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है।
ये इसलिए भी और इम्पोर्टेंट हो जाता है, उसकी वजह ये है कि अगर कुछ गलत हो गया और आपकी वजह से अगर बैंक को पेनल्टी लगती है तो आपको बचाने वाला कोई नहीं है। हालांकि रिजर्व बैंक हमेशा कहता है कि अगर बैंक को पेनल्टी लगती है तो वो एम्प्लॉयज से रिकवर नहीं की जाती है, नहीं की जा सकती। दैट हैज़ टू बी बोर्न बाय द बैंक। तो इसमें कई तरह के ओपिनियंस भी है कि भाई अगर बैंक को पेनल्टी लगती है तो बैंक का प्रॉफिट कम होता है, तो वाई मेंबर शुड सफ़र फ्रॉम द प्रॉफिट क्वांटम दैट द बैंक अचीव्स एट द एंड ऑफ द ईयर, and why it should not be recovered from the staff who had made mistakes। ये बहुत सारी चीज़ें हैं। कानून इस तरह से इस चीज़ को देखता नहीं है। आप तो जानते ही हैं कि बीआर एक्ट अब हमें जब लागू हो गया है, अप्लाई हो गया है, तो बीआर एक्ट जब अप्लाई होता है तो बीआर एक्ट की बहुत सारी चीज़ें हमें कंप्लाई करनी पड़ती है, लेकिन वो रेगुलेटरी इंस्ट्रक्शंस के थ्रू और तुम्हारे बैंक के हेड ऑफिस के इंस्ट्रक्शंस के थ्रू आती है। जैसे रिजर्व बैंक का कोई भी सर्कुलर आता है तो कंडीशन ये है कि जैसे सर्कुलर आता है इमीडिएटली होने वाला जो बोर्ड मीटिंग होता है उसमें सर्कुलर रखा जाता है। बैंक का बोर्ड डिसाइड करता है कि क्या इंस्ट्रक्शंस ब्रांचेस को देनी है। लेकिन मेरा ये मानना है कि ये इंस्ट्रक्शन देने के बाद भी बहुत सारी चीज़ें हम लोग प्रैक्टिस में लाते हैं। जैसे कि बैंकिंग लॉ को हमेशा ये कहा गया है कि बैंकिंग लॉ एंड प्रैक्टिस एट टाइम्स द प्रैक्टिस फ्रॉम बैंक टू बैंक डिफर्स। देयर इज लॉ विच इज स्टैंडर्ड बट प्रैक्टिसेस डिफर। और ये जो प्रैक्टिस है, कई बार हमने ये देखा है कि एक बैंक के अलग अलग ब्रांचेस में भी अलग अलग प्रैक्टिसेस होती हैं। ये सही चीज़ नहीं है। आपके बैंक का जो हेड ऑफिस है उसको ये सोचना है कि हर एक ब्रांच में किसी भी काम के लिए जो प्रैक्टिस होगी वो यूनिफॉर्म होगी। इसीलिए मैं जो ब्रांच मैनेजर का रोल है, मैं उम्र में आपसे काफ़ी बड़ा हूँ, लेकिन अगर इस वक्त मुझे आप कोई बंदा पूछेगा कि क्या आप ब्रांच मैनेजर बनोगे, तो मेरा जवाब होगा कि नहीं, दिस इज़ नॉट द टाइम टू टेक द पोजीशन ऑफ ब्रांच मैनेजर। आप तो ब्रांच मैनेजर है समझ लो, लेकिन ब्रांच मैनेजर की पोजीशन इस वक्त क्यों नहीं लेनी है आगे आगे मैं बताते जाऊंगा, क्योंकि इसमें डिफिकल्टीज कितनी है। किसी न किसी को तो ब्रांच मैनेज करनी पड़ेगी। मेरा ये नेगेटिव आंसर इसलिए है क्योंकि जो ब्रांच मैनेजर्स के स्ट्रेस वैल्यूज़ हैं वो काफ़ी बढ़ गए हैं। काफ़ी इसलिए बढ़ गए हैं कि ये जो 1450 या 1460 जो भी बैंक अभी बचे हैं उसमें से लगभग 400 से 500 बैंक जो है वो पीसीए में आ गए हैं, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन में आ गए हैं। जैसे ही आपकी बैंक प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन में आती है, आप डिविडेंड नहीं दे सकते हो, बहुत सारी चीज़ें आप नहीं कर सकते हो, आप टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट नहीं ला सकते हो, आपकी बैंक नहीं ला सकती है। और इसका जवाब आपको जब मेंबर या कस्टमर आपको पूछता है तो देना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। एंड देयरफॉर वी हैव टू इंश्योर दैट एज अ बैंक ऑल द ब्रांचेस शुड रिस्पॉन्ड इन यूनिसन। एक ही भाषा में, एक ही सेंस में आपको ये चीज़ें बोलनी है, पीसीए किसी भी वजह से आया हो। लेकिन पीसीए की तकलीफ जो है वो हेड ऑफिस के लोग कम और ब्रांच मैनेजर और उसके ऑफिसर्स और उसका स्टाफ ज़्यादा झेलते हैं, क्योंकि उनको सीधे सामना करना पड़ता है। जैसे कि कहा जाता है कि सोल्जर इज द वन हु टेक्स द फर्स्ट बुलेट, इट इज नॉट द लेफ्टिनेंट, ब्रिगेडियर और जनरल in any military. So you are the soldiers of a bank, and when you are a soldier of the bank, you should know how to save yourself. आपको अपने आप को खुद को कैसे बचाना है। बचाने का मेरे का कहने का मतलब इतना ही है कि आप इस तरह से काम करो कि आपकी ब्रांच कहीं अटके नहीं और उसी वजह से आपकी बैंक भी कहीं अटके नहीं। तो फोकस विल बी ऑन कंप्लायंस एंड the resolving of audit queries. I'll come to that part also in the subsequent talk which I'll do. But I would like to invite your attention on few critical things which you all need to understand. भाई तुम्हारा कस्टमर तुम्हारे पास किस लिए आ रहा है, वाई योर कस्टमर इज रिपीटेडली कमिंग टू यू।
वजह ये है कि आप बहुत अच्छी सर्विस देते हैं। अगर आप अच्छी सर्विस देते हैं तो आपको ये देखना है कि आपके ब्रांच में जो फ्रंट डेस्क पे बैठने वाले लोग हैं, उनका बर्ताव बहुत अच्छा हो। हालाँकि बैंक्स इसके बारे में बहुत सारी ट्रेनिंग वगैरह देती है, लेकिन एज़ अ ब्रांच हेड अ, आपका दिमाग जो है, जो रिस्पॉन्सिव कस्टमर सर्विस पे होना चाहिए, आपको कोऑर्डिनेशन उस तरह से आपको करना पड़ेगा। कई बैंक्स, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स की ब्रांचेस ऐसी है कि बैंक तो बहुत टेक्नोलॉजी एडवांस में लाती है, लेकिन हम लोग वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जिस तरह से होना चाहिए उस तरह से करते नहीं है। मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, बहुत सारी एग्जांपल दे सकते हैं लेकिन सिंपल एग्जांपल। बैंक इंट्रोड्यूस करती है कि भाई कस्टमर अगर रजिस्टर करेगा उसका मोबाइल और उसका ईमेल, तो उसको मंथली स्टेटमेंट हम ईमेल से भेजेंगे, विच इज सिस्टम जनरेटेड, ह्यूमन इंटरवेंशन है ही नहीं। ये क्यों किया गया है? ये सर्विस क्यों लाई गई है? वजह एक ही है कि वो जो आपका पासबुक प्रिंटिंग का जो झमेला चलता है, हर दिन हर हर रात पासबुक प्रिंटिंग के लिए लाइन लगती है, आपका मशीन खराब हो जाता है, डॉट मैट्रिक्स का प्रिंटर होता है वो खराब हो जाता है। देन यू ट्राई टू वर्क वेयर अंडर मैक्सिमम ऑफ योर कस्टमर्स गो फॉर बैंक स्टेटमेंट्स ऑन ईमेल। अब ये जब होता है, ये प्रोडक्ट प्रोडक्ट जब आपके बैंक में आता है, तो आपका जो फ्रंट वाला स्टाफ है, आज मुझे बताओ दुनिया में हमारे पास ईमेल नहीं है ऐसे बोलने वाले कितने लोग हैं? कोई नहीं है, सबके पास ईमेल है। फिर भी आप पासबुक प्रिंटिंग को क्यों इंपॉर्टेंस देते हो? तो ग्रेजुअली उसका ना निगेटिव टैरिफ आप नहीं लगा सकते हो कि भाई आप अगर पासबुक प्रिंट करोगे आपको 5 रुपए का चार्ज लगेगा, ये आप नहीं कर सकते हो। लेकिन फ्री ईमेल इज समथिंग यू कैन प्रोपोगेट। तो जो टेक्नोलॉजी के जितने भी प्रोडक्ट है, आपका इंटरनेट बैंकिंग होगा, मोबाइल बैंकिंग होगा, जो भी होगा, frontline staff is the one which undertakes the first encounter with the customer. They should be trained to push these products before them. आप तो जानते हैं केवाईसी के बारे में बहुत परेशानी होती है आजकल। एनपीए डाइवर्जन कम होते हैं लेकिन केवाईसी के कंप्लायंस ठीक से होते नहीं, इसके लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बहुत पनिश करती है। तो आपके बैंक में जो भी अकाउंट ओपनिंग का प्रोसीजर होगा, कई बैंकों में ऐसा है कि सेंट्रलाइज्ड केवाईसी कंप्लायंस होता है, अकाउंट ओपनिंग इज कंट्रोल्ड बाय हेड ऑफिस सेंट्रली। अच्छी बात है। बात उसमें ऐसी है कि एज अ ब्रांच मैनेजर आपको ये देखना है कि जो तुम्हारे सेंट्रल ऑफिस या हेड ऑफिस ने जो भी कंप्लायंसेस दिए हैं अकाउंट ओपनिंग फॉर्म के लिए, वो पूरे करके भेजो। मोस्ट ऑफ द टाइम्स दीज कंप्लायंसेस आर नॉट कंप्लीट एंड देन द कस्टमर क्राइज दैट 2 हफ्ते हो गए मेरा अकाउंट नहीं खुला, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। वेयर इज द प्रॉब्लम? प्रॉब्लम इज एट योर एंड। यू एंश्योर दैट यू डू इट वेरी इफेक्टिवली। सबसे और एक इम्पॉर्टेंट चीज ऐसी है कि आजकल बैंक प्रॉफिट और इसके बजाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आजकल ब्रांच प्रॉफिट पे भी फोकस करती है। तो आपका हर महीने ब्रांच का जो प्रॉफिट निकलता है उसके ऊपर ट्रैक रखना है। कई बार आपका जो ब्रांच का प्रॉफिट होता है उसके ऊपर तुम्हारा इंटरनल प्राइसिंग का इम्पैक्ट आता है, और वो इंटरनल प्राइसिंग का जब इम्पैक्ट आता है, जिसको हम एचओ इंटरेस्ट या सेंट्रल ऑफिस इंटरेस्ट किसी अलग अलग नाम से जानते हैं, विच इज़ अ ट्रांसफर प्राइस मैकेनिज्म दैट इज अडॉप्टेड बाय बैंक्स। आप अगर इसके बारे में जानना चाहते हैं तो मेरा 2 साल पहले का एक वीडियो है जिसमें मैंने ट्रांसफ़र प्राइसिंग के बारे में बहुत सारी बातें कही हैं कि उसको डिटरमिन किया कैसे किया जाता है। तो ये ट्रांसफ़र प्राइसिंग मैकेनिज्म आप समझ के आपको ये देखना है कि आपकी ब्रांच की प्रॉफिटेबिलिटी आप अच्छी तरह से मेंटेन कर सकते हो। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो बैंकों को कह रही है वो किसके बारे में है? एक, कंप्लायंस, बैंक लेवल कंप्लायंस। दूसरा, गवर्नेंस। और तीसरा, रिस्क मैनेजमेंट। अब ये हेड ऑफिस लेवल पे काम चल रहा है, रिस्क कमेटी है, ये है, फलाना है, ढिमका है, सब कुछ है। तुम्हारे लेवल पे क्या होना चाहिए? तुम्हारे लेवल पे आसान चीजें हैं। क्या चीज है? या तो आपके पास इंटरनल ऑडिट होगा, कॉन्करेंट ऑडिट होगा, स्टैट्यूटरी ऑडिट होगा। ये जितने भी ऑडिट रिपोर्ट्स आते हैं, ये ऑडिट रिपोर्ट आप कंप्लायंस में जाते हैं, कई बार या इसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है, कई बार मैन्युअली आप करते हो। आपको देखना क्या है इसमें?
वही वही एरर्स बार 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 वही एरर्स नहीं आवे, इसके लिए आपको कॉशियस रहना है। और जैसे ही ऑडिट क्यूरी आती है, आपको लगभग 5 या 6 दिन में उसको कंप्लाई कर देना है, क्योंकि रिजर्व बैंक का इंस्पेक्शन आपके बैंक का जब होता है ना, तो वो क्या करते हैं, सिलेक्ट ब्रांच के कंप्लायंसेस देखते हैं। तो उसमें क्वालिटी कंप्लायंस अगर नहीं होगा और आप अगर क्यूरीज उसमें ओपन एंडेड रखते हैं, जैसे कि आप लिखते हैं कि बोरोर हैज प्रॉमिस टू कंप्लाई, बोरोर हैज प्रॉमिस टू सबमिट द डॉक्यूमेंट, नो, दैट इज नॉट अ कंप्लायंस, दैट इज रिपोर्टिंग। कंप्लायंस क्या है, जो क्यूरी आई है उसका पूरा निराकरण करना, उसका पूरा समाधान करना, उसका कंप्लायंस पूरा देना। बड़ी बैंकों में आजकल कंप्लायंस ऑफिसर आ गए हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स में भी कंप्लायंस ऑफिसर आ गए हैं। तो ऑडिट के अलावा इंटरनल कंट्रोल के थ्रू ये कंप्लायंसेस भी ट्रैक करते हैं। तो जो भी आपके कंप्लायंसेस होंगे वो आपको पूरे अच्छी तरह से करने हैं, जहां पे आप अटक सकते हो एज ए ब्रांच मैनेजर। दूसरी बात, आपके जो प्रोडक्ट्स है उसके डिसिप्लिन होते हैं, उसके पैरामीटर्स होते हैं, उसके बाहर मत जाइएगा। जैसे कि डेलीगेशन करके दिया है, डेलीगेशन दिया है समझो आपको बैंक ने, नेवर एक्सीड दैट, नेवर एक्सीड द डेलीगेशन दैट हैज बीन ग्रांटेड। अभी इसका गलत इस्तेमाल भी कई ब्रांच मैनेजर्स अलग तरह से करते हैं कि जिस समझो ब्रांच मैनेजर को 5 लाख के लोन का पावर है, तो वो बोरोर को बोलता है कि तू यार 6 लाख का अर्जी कर, मैं 6 लाख रेकमेंड करूंगा, तेरे को 6 लाख नहीं मिलेंगे, 5 लाख मिलेंगे, लेकिन सैंक्शनिंग की जिम्मेदारी में टालूंगा। यानी एज ए ब्रांच मैनेजर मैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए टाल रहा हूँ, वो टाल रहा हूँ मैं। ऐसा मत कीजिएगा। जो भी तुम्हारे पास डेलीगेशन है, जो भी अथॉरिटी है, उसका प्रूडेंस और जस्ट इस्तेमाल कीजिएगा। क्यों? इसमें है ना, टर्न अराउंड टाइम जो है कस्टमर के लिए वो कम होता है। So you have to ensure that whatever delegation policies and procedures which the bank has introduced, you have to ensure that you comply with them. और कई बार ऐसा होता है कि ब्रांच में 10-15 लोग काम करते हैं और उनका परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन आपको करना है। कई बार कई बैंकों में है ये प्रैक्टिस है, अगर आपकी बैंक में नहीं है तो ये लानी चाहिए। की एरियाज ऑफ परफॉर्मेंस आपको डिफाइन करना है, की रिजल्ट एरियाज आपको डिफाइन करने हैं, आपको यानी आपकी बैंक को। वो डिफाइन होने के बाद में कई बार इनका जो इंटरनल रिपोर्टिंग होता है उसमें आप फेवरिटिज्म करते हो मत कीजिएगा। जो जेन्युइनली काम करने वाला बंदा है उसी को रिकमेंड कीजिएगा, वेदर इट इज अ मैटर ऑफ रिकवरी और वेदर इट इज मोबिलाइजेशन ऑफ डिपॉजिट्स और वेदर इट इज मोबिलाइजेशन ऑफ इंश्योरेंस बिजनेस। जो भी है आपको उसमें ट्रांसपेरेंसी लानी है, जिसकी वजह से आपका आपके ब्रांच के ऊपर जो कंट्रोल होगा वो अच्छा इस्टेब्लिश होगा। और सिंपल ट्रिक मैं आपको बताऊं, विद इन योर ब्रांच आपका कम्युनिकेशन हाईएस्ट लेवल का होना चाहिए। एज ए ब्रांच मैनेजर यू हैव टू फोकस ऑन बिजनेस ऑल्सो। अगर बिजनेस पे फोकस करना है तो आप ब्रांच में बैठ नहीं सकते हो, आपको बाहर घूमना है, लोगों से मिलना है। लेकिन लोगों से मिलने के बाद में जब कस्टमर आता है तो उसे अगर आपका स्टाफ सही तरीके से ट्रीट नहीं करेगा तो वो भाग जाएगा। यानी एक जगह पे तुम एफर्ट्स लेते हो बिजनेस मोबिलाइज करने के लिए, और जब वो ब्रांच में एक्चुअली सर्विस अवेल करने के लिए आता है तो तुम्हारा अंदर का जो स्टाफ है, जो ऑफिसर है, वो सपोर्ट नहीं करते हैं। इज नॉट अ गुड सिचुएशन। और ये सिचुएशन किस तरह से आती है, किस वजह से आती है, उसकी वजह भी सिंपल है, दैट यू डू नॉट मेंटेन इंटरनल इक्वेशन अलोंग विथ कम्युनिकेशन। आपको आपका जो काम करने वाला स्टाफ है, शायद फ्रंट ऑफिस का हो, बैक ऑफिस का हो, विद इन ब्रांच, कम से कम महीने में एक बार उससे डिटेल में बातें करनी चाहिए। और ये जो आप बातें करते हो, ये बातें रिजर्व बैंक के गाइडलाइंस पे होगी, इंटरनल गाइडलाइंस पे होगी, तुम्हारे बिजनेस टारगेट्स पे होगी, तुम्हारे फेल्यूर्स पे होगी, तुम्हारे एरर्स पे होगी, तुम्हारे बिहेवियरल डायनामिक्स पे होगी, तुम्हारा स्टाफ कस्टमर से किस तरह से बर्ताव करता है उस पे होगी, तुम्हारे कस्टमर्स के कंप्लेंट्स पे होगी। कई बार कस्टमर्स रिटर्न कंप्लेंट नहीं करते हैं, लेकिन द मोमेंट कस्टमर राइट्स अ कंप्लेंट, इसका मतलब ये है कि उसका दिमाग खराब हो गया है। कोई भी बंदा अगर कागज और पेन लेके कंप्लेंट लिखता है, उसका मतलब ये है, पहला,
मैटर इज सीरियस। और जब वो ombudsman के पास जाता है तो मैटर इज मोर सीरियस। कई बार ऐसा होता है कि बैंक की कोई गलती नहीं होती है, लेकिन विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ रूल यू आर नॉट इन अ पोजिशन टू गिव समथिंग टू द कस्टमर which is not permitted either under the law or under your bank system. You have to spend a lot of energy in explaining why the situation is so. आपको अभी जो गाइडलाइंस आई है उसमें मुझे एक डरावना चित्र नजर आता है। अधिकतर जो T2 और T3 की बैंक से उनके लिए चित्र मुझे डरावना लगता है। क्यों लगता है? आपने अगर पिछले साल का फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट का सर्कुलर अगर आपने देखा होगा तो उसमें बहुत सारी जिम्मेवारी आपके ऊपर फिक्स हो जाती है। कैसे फिक्स हो जाती है कि रिजर्व बैंक ने ये कहा है कि भाई रूटीनली अगर कैश शॉर्टेज आता है तो आप इंटेंशन देख के उसको फ्रॉड क्लासिफाई करो या मत करो। वो गाइडलाइंस आप पढ़ सकते हैं। तो वो ईज ऑफ ऑपरेशन रिजर्व बैंक ने आपको दे दिया। आपको अगर स्मेल करते हो कि तुम्हारे कैशियर ने कुछ चोरी की है, रिपोर्ट दैट एज अ फ्रॉड। दूसरी चीज, तुम्हारे पास जो वर्किंग कैपिटल लिमिट वाले अकाउंट है उनके ऊपर आप नजर ही नहीं रखते हो। पता है वजह क्या है? वजह यह है कि इन वर्किंग कैपिटल अकाउंट्स में आने वाले जो चेक्स हैं कई बार वो दूसरी जगह से पारित होते हैं, जैसे कि सेंट्रलाइज प्रोसेसिंग सेल। बहुत सारी बैंकों में चेक क्लियरिंग और तुम्हारा ECS और ये सब जो चीज़ें हैं वो सेंट्रली होती हैं। उसकी वजह से क्या होती है कि ब्रांच पे ऑपरेशनल प्रेशर जो है वो कम हो जाता है। उस CTS की वजह से और चीज़ें आसान हो गई है। जैसे भी चीज़ें आसान होती है उसमें नई कुछ चीज़ें घुस जाती हैं। अब ये क्या नई चीज़ घुसी है कि आपको डाइवर्जेंस जो है उसका पूरा मैट्रिक्स दिया है। डाइवर्जेंस आपको आइडेंटिफाई करना है 2-3 चीज़ों के लिए, बिकॉज डाइवर्जेंस इज ऑल्सो टू बी ट्रीटेड एज अ फ्रॉड एंड डाइवर्जेंस इज ऑल्सो टू बी ट्रीटेड एज अ विलफुल डिफॉल्ट। तो ये वर्किंग कैपिटल लिमिट के बारे में आपके बैंक ने कोई सिस्टम किया होगा, नहीं किया होगा तो करने में होंगे। हेड ऑफिस सिस्टम करे या ना करे, लेकिन तुम्हारे आप समझो 100 कैश क्रेडिट अकाउंट है तो आपको ये 100 कैश क्रेडिट अकाउंट में आपको क्या करना है, उसमें से जो टॉप 20 अकाउंट्स होते हैं तुम्हारे ब्रांच में, जो भी टॉप 20 अकाउंट है उसके ऊपर आपको ध्यान रखना है कि ये पैसा कहाँ भेज रहे हैं। आपके पास टेक्नोलॉजी सोल्यूशन नहीं है, लेकिन इन अकाउंट्स के क्रेडिटर्स आप जानते हैं, तो ये क्रेडिटर्स के अलावा दूसरे किसी को अगर चेक दे रहे हैं तो आपको अलर्ट आना चाहिए। सिस्टम जनरेटेड एक्चुअली होना चाहिए। लेकिन अगर आप डेली इसमें कुछ रूटीन बिठा सकते हैं ब्रांच लेवल पे कि मैं रोज कितने डेबिट आए हैं, कहाँ गए हैं, 20 अकाउंट को देखूंगा, धीरे धीरे वो एक्सटेंड करे पूरे 100 अकाउंट को लेके आइएगा। इसकी वजह यह है कि इंड्यूस के बारे में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बहुत स्ट्रिक्ट होती जा रही है। आप टर्म लोन का डिसबर्समेंट करते हो तो उसमें इंड्यूस करना आसान है। CA के सर्टिफिकेट के ऊपर डिपेंड मत होइएगा, खुद देखिएगा। CA का सर्टिफिकेट इज एन एस्केप रूट। तुम्हारा बोरोर किसी भी CA को पकड़ के कुछ भी सर्टिफिकेट लाके देगा। डोंट डिपेंड, सी फॉर योर ओन सेल्फ whether the purpose for which the funds have been given have been utilized। तो मैं ये देखता हूँ आजकल कई बैंकों में क्या हो रहा है कि ये जो पर्सनल लोन होते हैं ना, ये रीपेमेंट ऑफ डेट के लिए होते हैं, क्योंकि इसमें इंड्यूस वेरीफाई करना आसान होता है। रिजर्व बैंक का इंस्पेक्टर बैंक में जाता है और वो देखता है कि आपके यहाँ 1000 पर्सनल लोन है, सब के सब रीपेमेंट ऑफ डेट के लिए। जवाब नहीं है आपके पास, जवाब नहीं है आपके पास। ऐसा मत कीजिएगा। गो फॉर द पर्पस फॉर विच बोरोर नीड्स फंड्स। एक कहना बहुत आसान है मेरे लिए, मैं जानता हूं आपको बिजनेस टारगेट्स होते हैं, लेकिन ये एक ऐसा गड्ढा है जिसमें आप गिर सकते हो, और उसमें अगर आप गिरते हो तो आपका बैंक भी आपके साथ नहीं देगा, क्योंकि रिजर्व बैंक अगर इसके ऊपर ऑब्जेक्शन होगा तो डिसिप्लिनरी एक्शन इसके ऊपर हो सकती है। आप जब ब्रांच में जाते हो सवेरे उठ के, कंसिस्टेंटली जाते हो, तो आपको मालूम है कि मेरी ब्रांच में वीक एलिमेंट कौन है, वीक डिपार्टमेंट कौन है, जो कच्चा खिलाड़ी कौन है। ध्यान दो उसके ऊपर।
उसके ऊपर ध्यान दो, उसको पक्का खिलाड़ी करो। अगर आपको कहीं अटकना नहीं है तो जो भी आपके बैंक का कंप्लायंस रेजिम होगा, रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिस होगी, उसको वायलेट मत करो। और एक अभी नई आग लगी है एज ए ब्रांच मैनेजर, साइबर सिक्योरिटी, इंसिडेंट रिपोर्टिंग। आपको आपकी ईमेल में कोई भी ऐसी अगर लिंक आती है तो वो क्लिक नहीं होनी चाहिए, और वो आपके समझो 10-12 बंदे आपके ब्रांच में काम करते हैं, फिशिंग, वो आपको लिंक क्लिक नहीं करनी है। आपको कंटिन्यूसली आपको बात करना है, स्पेशली ऑफिसर लोगों से, कि भाई कोई भी अननोन लिंक आती है उसको क्लिक मत करो। वजह ये है कि वो लिंक क्लिक करने के बाद में जो हैकर है वो आपके सिस्टम में आराम से घुस सकता है। साइबर सिक्योरिटी सिक्योरिटी की बहुत सारी ट्रेनिंग होती है, फॉलो करो वो जो कह रहे हैं वो, लेकिन इस वजह से पूरी बैंक का सत्यानाश हो सकता है। जिम्मेवारी आपकी, क्योंकि आप ब्रांच मैनेजर हो। और आप अगर ब्रांच मैनेजर हो तो आपको और एक चीज करनी चाहिए, formally meet group of your customers, understand what are their expectations, keep on meeting them, चाय पे बुलाओ, चाय पे बुलाओ, करते रहो, बातें करते रहो। कंप्लेंट आती है, खुद खड़े हो जाओ, खुद खड़े हो जाओ टू रिजॉल्व द कंप्लेंट बिफोर द कस्टमर राइट्स इन ब्लैक एंड व्हाइट। इसके साथ में और एक चीज आपको करनी है, आपको बिजनेस तो करना ही है, बिजनेस के लिए आपको घूमना है। आप ये नहीं कह सकते हो कि 10 साल से ब्रांच स्टैग्नेंट हो गई है, मैं कहाँ से बिजनेस लाऊं। हाथ पैर तो चलाने पड़ेंगे। आपको अगर सरवाइव करना है तो ये करने के बाद भी आपका ब्रांच का जो बिजनेस है, ब्रांच के जो टारगेट्स है, आप अकेले नहीं कर सकते हो। आपको ये डिस्ट्रीब्यूट करना है, वेदर इट इज रिकवरी टारगेट और डिपॉजिट टारगेट और इंश्योरेंस, यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट दिस। आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं करोगे, स्टाफ क्या कहेगा, सर आपने तो हमें बताया नहीं कि ये बिजनेस करना है। आसान है उसके लिए बोलना। तो मेरा यह मानना है कि ये जो वक्त, जिस वक्त में से हम गुजर रहे हैं, जिसमें विलफुल डिफॉल्टर बोर और आपने आइडेंटिफाई नहीं किया, या फिर डाइवर्जन आपने आइडेंटिफाई नहीं किया, आपकी नौकरी खतरे में आ सकती है। और सबसे बड़ी चीज क्या है बताऊं आपको, BRI ने आपको पब्लिक सर्वेंट बोल दिया है। दूसरा, रिजर्व बैंक अगर चाहे, आपकी इंटेंशन सही नहीं हो, आपको रिजर्व बैंक नौकरी से निकाल सकती है। ये सबसे बड़ा खतरा मुझे नजर आता है। तो इन चीज़ों पे ध्यान दीजिएगा, इंटरनल कंट्रोल्स और गाइडलाइंस पे ध्यान दीजिएगा। मैं काफ़ी दिनों से ये सोच रहा था कि मैं एक स्मॉल टॉक करूं जो ब्रांच मैनेजर्स, जो उनके लिए डेंजर अभी आ रहे हैं, जो मुझे दिख रहे हैं। इसमें तो मैंने रिस्क मैनेजमेंट के बारे में कुछ बोला ही नहीं है, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट में मैं अलग से एक सीरीज करूंगा, सब आप सबको बताऊंगा कि आपको क्या करना है, रिस्क कैसे मैनेज करनी है। हालांकि मैंने 2021 में या 22 में प्रिंसिपल कंसेप्ट के ऊपर रिस्क मैनेजमेंट की एक सीरीज बनाई है। मार्केट रिस्क क्या है, लिक्विडिटी रिस्क क्या है, क्रेडिट रिस्क क्या है, भला जितने भी रिस्क होते हैं उसके ऊपर एक सीरीज बनाई है। कम से कम 10-15 वीडियो रिस्क मैनेजमेंट पे है। मुझे लगता है कि 2 साल में वो डायमेंशन भी पूरे बदल गए हैं, क्योंकि लगभग T3 और T4 बैंकों को रिजर्व बैंक तो हंटर लेके पीछे पड़ा है कि आप रिस्क मैनेजमेंट बनाओ, आप CRO करो। करने का क्या है, CRO अपॉइंट कर दिया, उसने क्या करना है। मेरी डेली ऑपरेशन में रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट का क्या फंक्शन है, हम उसके बारे में बात करेंगे आने वाले 2-3 महीने में। उसके बारे में आई विल बी डूइंग लॉट ऑफ टॉकिंग टू हेल्प यू इंश्योर दैट यू हैव अ रिस्क मैनेजमेंट सेटअप। स्पेशली मुझे जो लगता है कि कम से कम 150 बैंक है T3 और T4 में, उनके लिए मैं ये बातें करूँगा, बिकॉज दे हैव टू अंडरस्टैंड। और आपको मैं जो कह रहा हूँ वो अच्छा लगता है तो आप ये वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके जितने भी ब्रांच मैनेजर्स लोग पहचान के, मेरा ये मानना है कि 10,117 ब्रांच मैनेजर्स है अर्बन कोऑपरेटिव बैंकिंग में, उन सबको जो मैं कह रहा हूँ उन तक ये पहुंचना चाहिए। लिंक शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ईमेल देता हूं मैं, सवाल पूछिएगा। सवाल पूछने के लिए कोई पैसे नहीं लगते हैं सर। मैं भी यूट्यूब से कोई पैसा नहीं कमाता हूँ। दिस इज
माई सर्विस टू द सेक्टर। मैं चाहूँ तो पैसा कमा सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं करूँगा। वजह यह है, आई वुड लाइक टू रिमेन इंडेटेड फॉर वट एवर आई हैव अर्नड इन माई लाइफ थ्रू दिस सेक्टर। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। किसी चीज़ के बारे में सवाल हो तो पूछिएगा, ईमेल दिया है, लिख दीजिएगा, जैसा भी अंग्रेजी आता हो वैसा लिख दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।